सर, सरकार का क्या जवाब आया है जो बारीदार संघर्ष कमेटी द्वारा कोर्ट केस किया गया है श्राइन बोर्ड के खिलाफ? देखिए, बारीदार संघर्ष कमेटी द्वारा हाईकोर्ट में ये केस किया गया है कि सरकार हिंदुओं के रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस पे जो कंट्रोल और मैनेजमेंट लेके बैठी है, उस कंट्रोल और मैनेजमेंट को छोड़े और हिंदू समाज को मैनेजमेंट और कंट्रोल इन श्राइन्स का वापस दे। तो इस केस में सरकार ने एक नेगेटिव जवाब दाखिल किया है और ये कहा है कि हिंदुओं के रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस का कंट्रोल सरकार अपने हाथ में ही रखेगी और हिंदुओं को अपने रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस चलाने की अनुमति नहीं होगी। ये पिछले 70 साल में आप अगर इतिहास देखें तो केवल सेलेक्टिवली टारगेट तरीके से केवल हिंदुओं के रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को ही टेक ओवर किया गया है। संविधान इजाज़त तो देता है सरकार को हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को टेक ओवर करने की, लेकिन संविधान इजाज़त देता है चर्चिज़ को भी टेक ओवर करने की, गुरुद्वारों को भी टेक ओवर करने की, मस्जिदों को भी टेक ओवर करने की, और एक समयबद्ध तरीके में सरकार को टेक ओवर करने के बाद मिसमैनेजमेंट को ख़त्म करके ठीक करके उसे वापस देना पड़ता है। लेकिन इसमें आप दो चीज़ें देखेंगे कि केवल और केवल 70 वर्ष में हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस ही टेक ओवर हुए, मस्जिदें टेक ओवर नहीं हुई, गुरुद्वारे टेक ओवर नहीं हुए और कम्युनिटी के रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस टेक ओवर नहीं हुए। और टेक ओवर करने के बाद भी 3-4 साल या 5-6 साल में मिसमैनेजमेंट एट्सेट्रा के जो इंस्टेंसेस उनको ठीक करने के बाद सरकारों ने वापस हिंदुओं को वो संस्थान नहीं दिए, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस नहीं दिए। तो सरकार संविधान की ना केवल धज्जियाँ उड़ा रही है, आर्टिकल 25 और 26 की ना केवल वायलेशन कर रही है, बल्कि सेलेक्टिवली हिंदू धर्म के अनुयायियों को टारगेट कर रही है। और इसकी जो ग्रेव इम्प्लीकेशंस हैं वो अपने केस में हमने बताई हैं कि किस तरीके से फंड्स की मिसमैनेजमेंट होती है, सरकार किस तरीके से सनातन के उत्थान के लिए पैसा नहीं खर्च करती है, बल्कि सनातन के विनाश की दिशा में ही ये पैसा स्क्वांडर अवे करती है। इस कदम के बाद सरकार ने कदम उठाया, उसके बाद आपकी अगली रणनीति क्या है? देखिए, 27 जून को इस केस की सुनवाई हाईकोर्ट में होगी। अब फाइनल हियरिंग के लिए ही मैटर है, लेकिन अब फाइनल हियरिंग 27 जून को तय हुई है, उस दिन होगी नहीं होगी उस दिन पता चलेगा, क्योंकि कोर्ट में नंबर आना रहता है। लेकिन जहाँ तक हमारा केस है, वी हैव ए वेरी वाटर टाइट केस। बारीदार संविधान में एक रिक्वायरमेंट है कि रिलीजियस डिनोमिनेशन होने चाहिए, संप्रदाय होने चाहिए, और उसकी कानूनी परिभाषा है। बारीदार समाज हिंदू समाज के अंदर वो परिभाषाओं को पूरे तरीके से फुलफ़िल करता है, उसकी पूर्ति करता है। इसीलिए बारीदार ये केस कोर्ट में फाइल कर सकते थे, उस पर कोई डिस्प्यूट नहीं है। इसे साबित करने के लिए तमाम तथ्य और जो सबूत हैं वो हमने अपनी फ़ाइल में लगाए हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि कानून और संविधान की इज्जत करते हुए, कानून और संविधान की पूरी समझ रखते हुए इस केस का फैसला बारीदार और हिंदू समाज के हक में आएगा, फेवर में आएगा। सरकार ने जो भी जवाब दिया है, ना उसका सर है ना कोई पैर है। और पॉलिटिकल दृष्टिकोण से भी आप देखें तो हिंदू समाज की पीठ में छुरा मारने वाली बात जो है वो सरकार ने की है। मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा देर तक किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में इस तरीके का जवाब आने के बाद उनका केस जो है वो टिक पाएगा। 1 जनवरी पे भवन पर स्टैम्पेड होते हैं, इतना बड़ा हादसा होता है, जो श्राइन बोर्ड प्रशासन अच्छी मैनेजमेंट का दावा कर रहा है, उसके खिलाफ जो कमेटी बनाई थी उनकी रिपोर्ट भी सार्वजनिक नहीं हो जाती, क्या कहेंगे? मुझे लगता है ये जो स्टैम्पेड था और जो मिसमैनेजमेंट श्राइन बोर्ड के सामने आई थी, ये बहुत बड़ा एक क्राइम है पूरे हिंदू समाज के खिलाफ, क्योंकि इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी सरकार के द्वारा प्रयास इस स्टैम्पीड के कारणों पे पर्दा डालने के किए जा रहे हैं। कुछ अधिकारियों को बचाने के लिए सरकार इनएक्शन मोड में चली गई है। हाई लेवल कमेटी अपॉइंट करना या डिविजनल कमिश्नर की अध्यक्षता में कोई कमेटी अपॉइंट करना और उस कमेटी का डिसफंक्शनल हो जाना बहुत एक नेगेटिव इंप्रेशन क्रिएट करता है। मुझे लगता है कि फॉर ग्रांटेड लिया है सरकार ने। सरकार सोचती है कि कुछ भी हो जाए, हमारी जवाबदेही नहीं है। हम आज बारीदार समाज के बीच में हैं और एकजुट जम्मू पार्टी के माध्यम से हमने पहले भी कहा और आज भी उस चीज़ को रिपीट करते हैं। वैष्णो देवी में हिंदुओं का जो मिसमैनेजमेंट के कारण जो ये डेथ्स हुई हैं, जो स्टैम्पीड हुआ है, उसमें सरकार किसी रिटायर्ड जज और साफ छवि वाले लोगों की एक हाई पावर्ड कमेटी बना के एक इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर करे। इस केस में एफआईआर का क्या स्टेटस है वी डू नॉट नो, लेकिन हमें दिख नहीं रहे कि उच्च अधिकारियों पे कोई कार्रवाई हुई। हम इस बात से भी संतुष्ट नहीं रहेंगे कि आप वहाँ पे छोटे अधिकारी जो वहाँ पे ड्यूटी कर रहे थे उन पे कार्रवाई कर देंगे, कुछ पुलिस वालों पे कार्रवाई कर देंगे। डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी सीईओ के लेवल पे आती है और उसके अलावा और जो उच्च अधिकारी हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। लेकिन मुझे लगता है कि एक निष्पक्ष फेयर जाँच समयबद्ध तरीके में सरकार को करवाना अनिवार्य है। सरकार छुपा रही है, मैं फिर कह रहा हूँ, ये मैन्युफैक्चर्ड स्टैम्पीड था। आई थिंक कि कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर का मामला चलना चाहिए। ठीक है, 302 मर्डर का तो मैं नहीं कह सकता क्योंकि उसमें इंटेंशन चाहिए और इंटेंशन तो
प्रॉबेबली नहीं इस समय दिख रही है, लेकिन ये कल्पेबल होमिसाइड तो है, लोगों की मृत्यु तो हुई है। नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर में मुझे लगता है 5-5, 7-7, 8-8 साल की सज़ा इन लोगों को देनी चाहिए। और ये भी हिंदू समाज देख ले और सरकार भी देख ले कि इसी मिसमैनेजमेंट, इसी तरीके की मिसमैनेजमेंट के आरोप लगा के बारीदारों से आपने 86 में कंट्रोल छीना था, और आज उससे 10 गुना अधिक मिसमैनेजमेंट आपके सामने है। वो तो फिर आरोप थे, लेकिन श्राइन बोर्ड जो मिसमैनेजमेंट और माल एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है उसके सबूत तो आपकी नज़रों के सामने हैं, और उस पर जो कवर अप्स हो रहे हैं वो आपके सामने हैं। तो मुझे लगता है कि इसी दृष्टिकोण से चीज़ों को देख के आगे बढ़ाया एक तरफ मिसमैनेजमेंट का आरोप लगा के बारीदारों को 86 से हटाया जाता है माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड से, वहीं दूसरी ओर 31 दिसंबर को जो स्टैम्पेड हुई उसके जो आरोपी थे उनको उच्च पद दिया जाता है, क्या कहेंगे? देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि आप इस तरीके की मिसमैनेजमेंट, माल एडमिनिस्ट्रेशन करने वाले लोगों को प्रीमियम देते हैं। आप क्या साबित करना चाहते हैं? आप क्या बताना चाहते हैं कि इतना बड़ा सबूत जनता के सामने आ गया मिसमैनेजमेंट का, तो क्या आपको कोई व्यक्तिगत बेनिफिट्स दे रहे थे वो व्यक्ति? यहाँ की जो श्राइन बोर्ड है, यहाँ के नेताओं को, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को, ये एलजी एडमिनिस्ट्रेशन में जो सेक्रेटरीज़ हैं या और आईएएस अधिकारी हैं, एलजी स्वयं ही हैं, कुछ बेनिफिट्स देता है ये श्राइन बोर्ड? कुछ कवरअप आप करते हैं, कुछ छुपाने का काम करते हैं कि कोई भी यहाँ पे उच्च अधिकारी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे। मुझे लगता है कि इन चीज़ों पे सरकार को सामने आना चाहिए और बताना चाहिए कि इतनी बड़ी डिबैकल के बाद, इतनी बड़ी मिसमैनेजमेंट के बाद, इतनी बड़ी डेरिलेक्शन ऑफ ड्यूटी के बाद यू आर रिवॉर्डिंग पीपल एंड नॉट टेकिंग एक्शन। हम पुनः उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हैं, समयबद्ध तरीके में सरकार बताए कि कौन कौन लोग दोषी थे, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर की धाराएं लगा के उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो। और श्राइन बोर्ड को मुझे लगता है ये कृत्य देखते हुए इनके, और जिस तरीके की स्क्वांडरिंग वे ये करते हैं, जिस तरीके की पैसा बर्बाद करने का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, और जिस तरीके का चोरी चकारी का मैकेनिज्म अपने कानून में डाल दिया कि खुद खर्चा करेंगे और अपना ही ऑडिटर अपॉइंट करेंगे, वो सब चीज़ें देखते हुए श्राइन बोर्ड को कोर्ट में सुनवाई से पहले ही खत्म कर देना चाहिए और हिंदू समाज को माता वैष्णो देवी श्राइन का टोटल कंट्रोल और एडमिनिस्ट्रेशन वापस सौंप देना चाहिए। सीओ के ट्रांसफर होने के चंद दिन बाद एक लेटर आता है जिसमें बैकडोर एंट्री दिखाई जाती है, उसके बाद उसी को डिसमिस किया जाता है। किस तरह नजरिए से देखते हैं, किस तरह का कार्य चल रहा है श्राइन बोर्ड? तो अगर बैकडोर एंट्रीज की चीज़ें सामने आ रही हैं और वो साबित भी हो रही हैं, तो अगेन इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑन द कंडक्ट ऑफ श्राइन बोर्ड। ये साबित करता है कि मिसमैनेजमेंट है, माल एडमिनिस्ट्रेशन है, करप्शन है। और ये ना केवल हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ करने वाली बात है, ये भी साबित करता है कि एक धर्मार्थ के लिए पैसा जो इकट्ठा हो रहा है उसकी मिसमैनेजमेंट हो रही है। मुझे लगता है कि इससे बड़ा और जुर्म कुछ नहीं हो सकता। मैं इसीलिए कहा, ऐसी 10 चीज़ें मैं और गिना सकता हूँ जिसमें इन अधिकारियों को, श्राइन बोर्ड वालों को हथकड़ियाँ लग सकती है। लेकिन मैं एक बड़ी बात कह रहा हूँ, मैं बड़ी बात ये कह रहा हूँ कि इनके इन कुकृत्यों को देखते हुए सरकार कोर्ट में हमारे से जंग लड़ने के बजाय पहले ही डिक्लेयर कर दे कि श्राइन बोर्ड की मिसमैनेजमेंट और माल एडमिनिस्ट्रेशन से हम दुखी होकर इस बोर्ड को ख़त्म करते हैं, हिंदुओं को वापस इस श्राइन का कंट्रोल देते हैं। तो मुझे लगता है कि एक समझदारी वाली बात होगी, नहीं तो आगे की जंग में मुझे नहीं लगता कि हिंदू समाज के दृष्टिकोण में सरकार की छवि कोई अच्छी रहेगी। सर, जो बारीदारों का काम हुआ करता था 86 से पहले, वो काम छीन कर दिया गया, श्राइन बोर्ड को स्थापित किया गया एज ए फैसिलिटेटर। लेकिन आज कटरा में, कटरा बिजनेस के लिए सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर श्राइन बोर्ड बन के रह गया है। इट्स लाइक अ मशीन दैट इज मिंटिंग मनी एवरी सेकंड ऑफ 24 आवर्स अ डे। व्हाट वुड यू से अबाउट दैट? ऐसा ही नहीं है कि केवल इट इज़ मिंटिंग मनी, लेकिन मनी मिंट करने के बाद हिंदू समाज की बेहतरी के लिए, सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, बारीदार कम्युनिटी जो आज 4-4.5 हज़ार फैमिली है, इनके उत्थान के लिए पैसा खर्च नहीं कर रहे हैं, बल्कि ऐसे चीज़ों के लिए पैसा खर्च कर रहे हैं जिसकी अनुमति ना ही कानून देता है और ना ही हमारा धर्म देता है। हमारे धर्म का पैसा अगर आप अधर्मियों को खुश करने के लिए खर्च करेंगे तो मुझे लगता है कि ऐसा माहौल पूरे जम्मू कश्मीर में बनना चाहिए, एक ऐसा आंदोलन जम्मू कश्मीर में बनना चाहिए कि सरकार से बिल्कुल दबाव डाल के हम इस कंट्रोल को वापस लें और अपना कार्य खुद जो है वो चलाएं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.k street।